हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग के बारे में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मैंने आज तक जो भी एमपीपीएनएसटी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं उनमें सब में से ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसा समझो कि एक तरह का काउंसलिंग का शेड्यूल ही है, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह जो राजपत्र है वो आपके जारी हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या क्या रूल रहने वाले हैं, किस किस कैसे होगी काउंसलिंग, कैसे आपको एडमिशन मिलने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी बहुत डिटेल से, ठीक है। और देखो, आपकी 10 जनवरी से पहले पहले काउंसलिंग 100% स्टार्ट होने वाली है। 10 जनवरी बोल रहा हूँ मैं तो, और मैं ये बोल रहा हूँ एक वीक के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आप चाहे बीएससी नर्सिंग के बच्चे हो, जीएनएम के हो, एएनएम के हो, चाहे पीबीबीएससी के हो या एमएससी को, किसी के भी यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लगभग 1 घंटे का हो सकता है। मैं पहले कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा रहने वाला है, 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आपको पेन कॉपी सब कुछ लेकर बैठ जाना है, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको कमेंट में पूछना है, ठीक है। तो सब चीज़ें जो भी आप कमेंट करोगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं फिर से बता देता हूँ, आप बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। आज के वीडियो के अंदर 100% जो जानकारी है ना वो ऑथेंटिक जानकारी रहने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए बस वीडियो बना दिया ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं विद प्रूफ के ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, वो भी मध्य प्रदेश से, ठीक है। क्योंकि मध्य प्रदेश राजपत्र जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा समझ लो आपकी ये एक तरह का आपका शेड्यूल है काउंसलिंग का, ठीक है। तो 1 घंटे लगातार बोलना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए चलेगा, इतना कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। और हाँ, किसी के भी बच्चे हो ना, बीएससी, एएनएम, जीएनएम, पीबीबीएससी, किसी के भी बच्चे हो तो आप जरूर देखना। सभी के लिए ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। मैं 1% भी इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एकदम टाइम बचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर रोज क्या होता है ना, वीडियो रहता है 4-5 मिनट का, ठीक है। लेकिन आज 1 घंटे का वीडियो रहने वाला है। तो 1 घंटे तक कोई भी ऐसा वैसा आदमी बोल नहीं सकता, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखो, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, ठीक है। ये जो है राजपत्र का मतलब यह है कि गवर्नमेंट से आया हुआ ये पत्र है, ठीक है। अब देखो क्या है, लोक चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ठीक है, मंत्री वल्लभ भवन भोपाल, ठीक है। अब देखो इसकी ये जारी कब हुआ था, 24 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, ठीक है। जारी कब हुआ था, 24 दिसंबर 2024 को यह वीडियो जो राजपत्र है वो जारी हुआ था, ठीक है। बिल्कुल, ये जितना भी है ये सब ऐसे ही टाइम पास का है, हम इसमें कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अब क्या है, हाँ, इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्या है, मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम 2024। ये जो भी आज का जो नियमों वाली ये जो राजपत्र हुआ है इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था प्रवेश नियम 2024, ठीक है। और ये जितने भी है ये सब एक ही इम्पोर्टेंट था, बाकी ऐसे ही है। अब देखो ये परिभाषा हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है परिभाषा, ठीक है। अधिनियम का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं पर भी देखते हो ना कि जैसे परिभाषाएं होती है ना कि अधिनियम इतने के तहत इतने के तहत, ठीक है। अधिनियम कहते किससे हैं, अधिनियम का अगर हमें पता नहीं होगा तो आगे बहुत अधिनियम नाम आएगा, तब ही राजपत्र ऐसा होता है, यदि आप शुरू से लेकर एंड तक खुद पढ़ते हो ना तो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। राजपत्र आपके एक इसके साथ इंग्लिश में और था, लेकिन मैंने इंग्लिश में चूज नहीं किया क्योंकि ना तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, हमको समझ आ जाएगा तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा, फिर हमारा काम क्या है, आपको समझाना ही तो है, हमें समझ कर करना क्या है, ठीक है। देखो अब क्या है, अधिनियम का मतलब क्या है, ठीक है। क्या मतलब है, मध्य प्रदेश उपचारिका, प्रसविका, सहायक उपचारिका, प्रसविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
ये अधिनियम का मतलब एक तरह का कोई भी नियम है, ठीक है, जो भी उपचारिका मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जो भी होते हैं ना, ठीक है, कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है, उन्होंने जो भी बनाए हैं ना उसे अधिनियम कहते हैं, ठीक है। आशा अभ्यर्थी क्या है? आशा अभ्यर्थी, इसका पूरा नाम क्या है ये आप समझो 1 मिनट, ठीक है। पूरा नाम क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यह है आशा, ठीक है। क्या है? शासन द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित स्थानीय महिला जो उसी गांव में विवाहित जो समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य करती है। इसका मतलब क्या है? देखो आप समझो, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक स्त्री है, ठीक है, जैसे कोई भी एक स्त्री है जो इस गांव में, ये जो आपके आशा वर्कर है, ठीक है। अब देखो ये जो इसका मान लो ये गांव तो ये है, लेकिन आशा वर्कर इधर है, काम इधर कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना इधर ही विवाहित है, इस गांव में ही क्या है? विवाहित है। और इस गांव के जितने भी जो है जनता है उसको स्वास्थ्य जो सेवा होती है ना या स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनको जोड़ने का क्या करती है? काम करती है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको चीज समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के अभ्यर्थी, ये भी आएगा आपके क्या? ये स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के अभ्यर्थी, ये क्या है? देखो, से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के किसी जिला कलेक्टर द्वारा संधारित पंजीकृत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती व नाती अथवा नातिन। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक सेना में लगा हुआ है ना मध्य प्रदेश का आदमी, ठीक है, किस में लगा हुआ है? सेना में। तो उसके जो भी बच्चे बच्चे हैं ना उनको क्या मिलने वाला है? आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है, यानी कि कुछ छूट मिलने वाली है, ठीक है। वही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के अभ्यर्थी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। यदि आप भी इस कैटेगरी से हैं तो आपको भी आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्रवर्ग, ठीक है। प्रवर्ग का मतलब क्या है? प्रवर्ग, एक तो वर्ग होता है, एक प्रवर्ग, मतलब है अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, यानी SC है, यह है ST, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए OBC, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वो हो गए आपके क्या? EWS। और अनारक्षित प्रवर्ग का मतलब जनरल वाले हो गए, ये चीज, ठीक है। यह है प्रवर्ग। अब श्रेणी का मतलब क्या है? श्रेणी के अंदर एक तो महिला श्रेणी आ गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग एवं आशा कार्यकर्ता, ये सब श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इस श्रेणी में ये है भाई, महिलाओं की श्रेणी में ये है, पुरुषों की श्रेणी में ये है, आशा वर्कर की श्रेणी में ये है, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परिषद। परिषद का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रेशन परिषद, मतलब सरकार से रिलेटेड कोई, ठीक है। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग से प्रेरित है नर्सिंग पाठ्यक्रमों में रिक्तियों के विरुद्ध प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों, विषयों एवं महाविद्यालयों के आवंटन की प्रक्रिया। जो भी महाविद्यालय है उसके अंदर आप एडमिशन लोगे तो आप आवंटन करोगे ना, रजिस्ट्रेशन करोगे, आवंटन करोगे, ठीक है। तो वो जो भी एडमिशन मिलने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? काउंसलिंग कहेंगे। काउंसलिंग समिति क्या है? ठीक है, क्या काउंसलिंग समिति क्या है? ये सेपरेट है नियम 9 में उल्लेखित किए गए अनुसार समय समय पर संचालक द्वारा गठित काउंसलिंग समिति, ठीक है। जो भी संचालक होते हैं ना उनके द्वारा जो भी एक समिति, मतलब कुछ आदमी है, जैसे मान लो समिति का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके क्या, ये सभी जितने भी जो है ना ये क्या एक समिति हो गई, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे संचालक का मतलब कोई भी चीज संचालक करने वाला। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब EWS, ठीक। सेपरेट क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक F7, इसको सब छोड़ो, ये जितने भी है ना ये कोई भी मतलब नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई नागरिक जो भी, अब देखो सरकार ने क्या बनाया, नियम बनाया था क्या, कोई भी जैसे मान लो सरकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति है जिसकी मासिक आय जैसे 30,000 से कम है, ठीक है, या 3,000 से कम है, ये मान लो, ठीक है, तो उसे मान लो EWS श्रेणी में आता है वो, ठीक है, तो उनके लिए छूट होगी, वो है EWS वाली। शिक्षण संस्था, ये शिक्षण संस्था, ठीक है। अब रहते हैं मध्य प्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय। ये जो भी शिक्षण संस्था का मतलब क्या है? विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, संस्थाएं हो गए निजी, ठीक है। शासकीय, शासकीय का मतलब देखो एक होता है शासकीय, शासकीय मतलब
मध्य प्रदेश खुद जो सरकार है शासकीय स्वशासी। निजी का मतलब कोई भी व्यक्तिगत हो गया, ठीक है, किसी भी, जैसे मान लो ये सरकार है, ठीक है, तो सरकार से रिलेटेड जो भी संस्था होगी ना ये, और निजी के अंदर जैसे मान लो ये निजी वाला मामला है तो इसमें जो भी होगी ना ये सब मान लो निजी वाले है, ठीक है। तो निजी, निजी का मतलब एक कोई भी आदमी है उसका खुद का है, और यहाँ पर सरकारी का मतलब पूरी सरकार का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवेश परीक्षा हेतु पात्रता से अनुसूचित अनुसूची 1 में यथा उल्लेखित पात्रता मानदंड। हाँ, पात्रता का मतलब ये है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। जैसे मान लो भाई ये कोई चीज़ है, ठीक है, तो जैसे मान लो कम पैसे होने चाहिए, या फिर साइंस बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए 12th में, और ऐसे करते ऐसे ये योग्यता है, ठीक है। तो ये योग्यता किसी के पास यदि है तो वो क्या है, पात्र है, मानदंड ऐसे, ठीक है। अब देखो प्रवेश परीक्षा का मतलब क्या है। प्रवेश परीक्षा का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आप ध्यान रख लेना, ये आप, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। अब देखो आप प्रवेश परीक्षा होगी। अब देखो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी, जीएनएमटी का मतलब एसटी जीएनएम वाला, ठीक है, एएनएमटीएसटी ये एएनएम वालों के लिए, पीबीएससी का मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग चैन, ये ठीक है। ये क्या है, प्रवेश परीक्षा इनके लिए जो भी होती है ना, जैसे एएनएम के लिए कौन सी होती है, एएनएम टीएसटी, और जीएनएम टीएसटी, और प्री जो नर्सिंग वालों के लिए क्या है, पीएनएसटी, ये सब, ठीक है। शासन का मतलब मध्य प्रदेश शासन खुद ही, और राज्यपाल, ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, ओबीसी वाला आपको पता ही है क्या है, अन्य पिछड़े वर्ग, जो भी ईडब्ल्यूएस से थोड़े ऊपर, ठीक है, एससी एसटी वाले नीचे है, उसके बाद में ओबीसी वाले होते हैं ना, ऐसे ओबीसी वाले आप समझते हो सब। अब देखो दिव्यांग का मतलब क्या है। भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा समय समय पर यथा परिभाषित दिव्यांगता अनुसार पात्र अभ्यर्थी, हाँ, कुछ जो भी भारतीय नर्सिंग काउंसिल जो होती है ना, वो दिव्यांग जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ सीटें रखती है, ठीक है। तो वही दिव्यांग होंगे जिसके कुछ या हाथ पैर नहीं है या चलने में सक्षम नहीं है, वो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। पोर्टल, पोर्टल से मतलब क्या है, पोर्टल का मतलब डीएमई एमपी ऑनलाइन, ये वेबसाइट है भाई साहब, ठीक है। पोर्टल ये डीएमई एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.in, ठीक है। इसमें आप मतलब ऐसे सर्च भी कर सकते हो गूगल पर जाकर, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज का मतलब क्या है, आवश्यक दस्तावेज का मतलब क्या है, जितने भी जो, जैसे कोई भी आप जो नर्सिंग वाली काउंसलिंग भाग लोगे ना, तो उसके लिए जो भी दस्तावेज होंगे उन्हें हम आवश्यक दस्तावेज कहते हैं, ठीक है। सैनिक वाली आपको पता ही है कि भाई कोई सेना में कार्यरत आदमी, उसके पोता हो गया, पोती होगी, पुत्र हो गए, पुत्री होगी, मृतक सैनिक के पुत्र पुत्री जो भी है ना, वो सैनिक वाली श्रेणी में आ गए। अनुसूची से प्रेरित क्या है, नियमों के संलग्न की अनुसूची, हाँ, जो भी, जैसे मान लो ये अनुसूची है, अनुसूची का मतलब क्या है, इसमें नियम है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। अनुसूचित जाति से प्रेरित क्या है, जाति या जो भी है, ठीक है, मूल भाग उसमें समूह, जैसे भारत के संविधान के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट है, कोई भी कमजोर मामला हो गया। अनुसूचित जनजाति सेम ही है, जो घूमने वाली जातियां होती है, ये अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी। राज्य से प्रेरित है मध्य प्रदेश खुद राज्य। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का मतलब जो, जैसे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर अथवा राज्य के भीतर कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित नर्सिंग शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय स्वशासी एवं निजी विश्वविद्यालय, ये सब हो गया, बिल्कुल। अब देखो रिक्तियों से अभिप्रेत, रिक्ति का मतलब क्या है, जो भी जैसे सीट जो होती है ना, सीट, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रिक्तियां। जैसे सीट खाली होती है ना, जैसे सीट भर गई, खाली, खाली को कहते हैं रिक्तियां, ठीक है, बिल्कुल। अब इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में उनके लिए सम अनुदेशित किए गए हैं। इसको भी छोड़ो, ये कोई फालतू नहीं है। प्रवेश कैलेंडर कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, आरक्षण वाली मामला आ गया, ठीक है। आरक्षण आप समझते ही हो, फालतू टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और
अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओबीसी को कोई भी आरक्षण है वो दिया नहीं जाएगा, ये ठीक है, ओबीसी को नहीं है। और काउंसलिंग के अंतिम चरण के आवंटन में आरक्षित प्रवर्ग का अर्हता आधारित पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश है तो आवंटन निम्न क्रम में किया जाएगा। हाँ, जैसे मान लो जो अंतिम चरण है, ठीक है, वहां पर कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है और सीट खाली है, तो वहां पर कैसे होगी? देखो, अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को, देखो जैसे मान लो कि अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, जैसे मान लो एक सीट है जो किसकी है? अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की, ठीक है, तो वो उपलब्ध नहीं है, तो ये सीट किसको मिलेगी? अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी, जनजाति को जाति वाले को मिल जाएगी, ठीक है। एसटी की सीट है और एसटी वाला बंदा उपलब्ध नहीं है तो वो एससी के बच्चों को मिलेगी। उसके बाद में क्या है? अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को, हाँ, यदि कोई मान लो अनुसूचित जाति है, ठीक है, वहां पर कोई भी, जैसे मान लो ये अनुसूचित जाति की सीट है तो बच्चा उपलब्ध नहीं है अनुसूचित जाति का, तो ये सीट किसे मिलेगी? ये मिलेगी आपके अनुसूचित जनजाति के बच्चे को, ठीक है। यानी कि एससी वाले की सीट है और एससी वाला कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो किसे मिल जाएगी? ये मिलेगी आपके एसटी वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को, हाँ, देखो जैसे मान लो ये सीट है और ये सीट है, ये किसकी है? ये है मान लो एससी की और ये है एसटी की, दोनों ही बच्चे उपलब्ध नहीं है, तो ये दोनों सीटों पर किसका अधिकार होगा? ओबीसी वाले का होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्या होगा? हाँ, उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों सीट है ना, जैसे मान लो ओबीसी, ये एससी एसटी, तीनों की सीट खाली है, ठीक है, बिल्कुल, ये तीनों की सीट खाली है ना, तो ये तीनों ही बच्चे उपलब्ध नहीं है ना, तो ये सीट किसे मिलेगी? ये मिलेगी आपके जनरल वालों को, यूआर कैटेगरी को होते हैं ना, उनको मिलेगी, ठीक है। अब काउंसलिंग के अंतिम चरण में किसी विशेष आरक्षित प्रवर्ग का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे प्रवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा, ये यूआर वाले को दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है? श्रेणीवार आरक्षण। श्रेणीवार का मतलब क्या है? श्रेणी जैसे हमने पढ़ा ना, पुरुष श्रेणी, महिला श्रेणी, वो वाला। अब देखो, श्रेणीवार आरक्षण अनुसूची 2 के खंड के ख ऐसा छोड़ो, मेन चीज ये है, काउंसलिंग के अंतिम चरण में किसी श्रेणी विशेष का अर्हत पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में श्रेणी विशेष की रिक्तियां आवंटन हेतु संबंधित श्रेणी के उपलब्ध अर्हताधारी संख्या तक स्वतः सीमित हो जाएगी। हाँ, जैसे वो सेम ही है, ठीक है, श्रेणी में जैसे ये कोई भी, जैसे सैनिक वाला है और ये कोई भी मान लो आशा वाला है, ठीक है, तो ये ऐसे आपस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिक्तियों का प्रकाशन, देखो रिक्तियों का प्रकाशन, जैसे हमें पता, रिक्तियों का प्रकाशन मतलब ये है सीटें खाली है, सीटें खाली कितनी है, रिक्ति पर मतलब सीट, ठीक है। अब देखो शिक्षण संस्था में विषय प्रवर्ग एवं पाठ्यक्रम वार रिक्तियों का प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाएगा। ये प्रकाशन कहाँ होगा आपको पता है? ये होगा आपके वो जो है ना वेबसाइट DME MP ऑनलाइन, वो थी ना अभी वहाँ पर, ठीक है, और समय सीमा भी होगी, ठीक है, और काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। हाँ, काउंसलिंग प्रक्रिया जब शुरू होगी ना उससे पहले हो जाएगी ये सब। पंजीयन का मतलब चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को आवश्यक जानकारी देते हुए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। हाँ, काउंसलिंग का, अब ये काउंसलिंग वाला चल रहा है, ठीक है, किसका चल रहा है? काउंसलिंग वाला चल रहा है ये, ठीक है, ये काउंसलिंग वाला चल रहा है, बिल्कुल। अब देखो ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास जानकारी पहुंच गई कि इतने तारीख तक जो है वो काउंसलिंग होने वाली है, तो आप क्या करोगे? जो भी समय सीमा है उसके भीतर पोर्टल पर पंजीयन करना है आपको, ठीक है। पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन, वो सब करना है। और परिवर्तन, संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी प्रदाय स्वीकार नहीं की जाएगी। हाँ, जैसे कोई भी आपने सही जानकारी नहीं डाली है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है, ये छोड़ो। किसी कोई संशोधन स्वीकार नहीं, हाँ,
जो अवधि समाप्त होने पर कोई भी मामला है वो नहीं होगा। ये सब आपको समझ आ गया? बिल्कुल। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? वरीयता सूची का प्रकाशन। विभिन्न प्रवर्गों और श्रेणियों में पंजीकृत अभ्यर्थियों की वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, जो भी वरीयता होगी। ठीक है, वरीयता का मतलब क्या होता है पता है? जैसे एक बच्चा ये है, एक ये है, ठीक है, तो इसको थोड़ी हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वरीयता है इसको हम ज़्यादा देते हैं। ये इंपॉर्टेंस समझ लो एक तरह की। अब देखो, पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दर्ज करना। नियम 7 के अधीन वरीयता सूची उपरांत पोर्टल पर दर्ज करेंगे। हाँ, जो भी पोर्टल पर चॉइस लॉक करेंगे, पहला आप देखो विकल्प चुनोगे, सभी को कर लोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे? चॉइस फिल करोगे, उसके बाद में लॉक कर दोगे और बाद में अंतिम विकल्प सूची मान्य होगी। ठीक है, जो भी आपने अंतिम रूप से किया ना वही मान्य होगी। ये तो आपको पता है। काउंसलिंग समिति संचालक द्वारा आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुमोदन से समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 5 सदस्य सम्मिलित होंगे। काउंसलिंग समिति का मतलब ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है ना उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। ठीक है, समिति के अंदर 5 लोग होंगे। अब देखो काउंसलिंग की प्रक्रिया। ठीक है, काउंसलिंग की प्रक्रिया ये आपको ध्यान में रखनी है। क्या? काउंसलिंग की प्रक्रिया वाला। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी कितना मिनट हो गया होगा? काफ़ी मतलब लगभग 20-25 मिनट हो गया है। ठीक है, तो हम भी पानी वानी पी कर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेश हेतु आवंटन। पहला, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वैसे ही ये भी बात करता है। प्रथम चरण का मतलब क्या है? फर्स्ट राउंड। ठीक है, क्या है? फर्स्ट राउंड। अब देखो ये क्या है? पोर्टल पर कंप्यूटरीकृत प्रक्रम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का मिलान करते हुए वरीयता क्रम में पाठ्यक्रम, विषय एवं शिक्षण संस्था विनिर्दिष्ट करते हुए पंजीकृत अभ्यर्थी को आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। अर्थात मतलब क्या है? प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षण संस्था के प्राचार्य की अध्यक्षता में न्यूनतम 3 सदस्यीय प्रवेश समिति गठित की जाएगी, जिसमें 2 सदस्य शिक्षक होंगे। प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के प्रयोजन के लिए प्रवेश समिति द्वारा शिक्षण संस्था के अन्य नर्सिंग शिक्षकों तथा कर्मचारी वृंद की सहायता ली जा सकेगी। इसको छोड़ो, आपने को यही करना है कि जो पोर्टल होगा वहाँ पर आपको अपनी डिटेल है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद में वरीयता क्रम का मतलब ये है, जैसे आपके नंबर है ना, किसी के 50 है, किसी के 48 है, किसी के 40 है। ठीक है, ऐसे वरीयता किसमें दी जाएगी? 50 को, उसके बाद में 48 को, उसके बाद में 40 को। ये मामला होगा, उस तरह से आपको कॉलेज मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये। ऐसा पंजीयन अभ्यर्थी जिसने अपग्रेड का विकल्प नहीं लिया हो। ठीक है, अब देखो कोई अब होता है ना, वो जैसे कॉलेज चेंज करवानी होती है, तो यदि उसने अपग्रेड का विकल्प नहीं लिया है तो उसे क्या होगा? उसे कुछ भी नहीं होगा। जो भी कॉलेज मिलेगी ना, तो उसको क्या होगा? जो भी आवश्यक दस्तावेज है और शिक्षण संस्था की जो प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा, जो भी समिति होगी उसके समक्ष उपलब्ध हो जो आप अपने जो भी दस्तावेज है वो। ठीक है, अब शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति पात्र अभ्यर्थी की चयन परीक्षा के लिए कराई गई पंजीयन की जानकारी का परीक्षण करेगी और अनुसूची 3 में उल्लेखित दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश आदेश पोर्टल द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अंतिम प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्था में शुल्क जमा। हाँ, जो भी प्रवेश जो है ना वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। भाई अलॉटमेंट होता है ना, अलॉटमेंट, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो प्रथम चरण में ऑनलाइन आवंटन हेतु आदेश जारी किए जाने से पूर्व अभ्यर्थी के पास अंतिम चरण हेतु बेहतर विकल्प चुनने का एक उपबंध होगा। इन अभ्यर्थियों के अंतिम चरण में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। हाँ ठीक है, चॉइस करना है वो, ये ऐसी बकवास है। ठीक है, शिक्षण संस्था की प्रवेश समिति के विनिश्चय से असंतुष्ट अभ्यर्थी ऐसे विनिश्चय के जारी किए जाने की तारीख से 2 दिवस के भीतर काउंसलिंग समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, अब देखो वो हो गया अब काउंसलिंग का अंतिम चरण। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5 जितने भी राउंड होंगे, ये अंतिम चरण की बात कर रहा है। ठीक है,
ये जितना भी है ना उसका सार का मुझे लगता है एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो बना लेंगे, कोई ऐसे नहीं है वो। अब देखो इसको छोड़ो। बेहतर विकल्प के चयन के कारण उत्पन्न आवासीय रिक्तियां सहित उपलब्ध रिक्तियां पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। हाँ, जो सीट मैट्रिक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सीट मैट्रिक्स की। और पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम में उनके विकल्प पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कंप्यूटरीकृत प्रक्रम के माध्यम से रिक्तियों से में पंजीकृत अभ्यर्थी के विकल्पों का परस्पर मिलान करते हुए वरीयता क्रम में आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। ऐसा ही है ये, ठीक है। अच्छा, उपरोक्त खंड 3 के अधीन आवंटन आदेश जारी होने पर अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के प्रथम चरण में लिए गए प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उपरोक्त खंड 3, ये 3 है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि किसी की कम नंबर है ना, 40 है और 41 वाला आ गया और ऊपर बीच में जैसे, ठीक है। अब 40 41 ये सब हो गए, 40 नंबर है 41 नंबर है, तो इसको दी जाएगी वरीयता, और इसको वरीयता देने के बावजूद क्या हो जाएगा, आपके जो इसका है ना वो एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और अब क्या है, काउंसलिंग के प्रथम चरण में आवंटन के पश्चात जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेड का विकल्प लिया गया था उन्हें आवंटन के पश्चात प्रवेश के लिए संबंधित शिक्षण संस्था में सभी उपस्थित होना होगा, और मूल दस्तावेजों की छाया प्रतियां जमा करानी होगी, और में प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा। अब देखो ये मामला हो गया, ठीक है। अपग्रेड करवाइए आपने, अपग्रेड कराने के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगी उसमें जाना होगा और फीस सब जमा करवानी होगी। उसके बाद में काउंसलिंग के अंतिम चरण के पश्चात प्रवेश हेतु, हाँ, जैसे मान लो कुछ कॉलेज होते हैं जिनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में भी क्या होता है, उसके बाद में भी आपकी जो प्रवेश है ना वो होगा। सीट कम होगी भाई, सीट पूरी फुल फिल नहीं होगी। जैसे मान लो ये आपके कॉलेज है, जैसे ये पूरी सीटें फिल नहीं हुई, जैसे मान लो, ठीक है, पूरी सीटें फिल नहीं हुई, जैसे ये मान लो इतनी सीटें बच गई, जो भी ये बची है ना सीटें, ये तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एडमिशन होगा ना वो काउंसलिंग के अंतिम चरण के पश्चात ही तो होगा, ठीक है। वहां पर आपको डोनेशन वगैरह देना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, इस चरण में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में किसी भी चरण में सीट आवंटन हुआ है पात्र नहीं होंगे, ठीक है। जैसे पहले आपको सीट आवंटन हो गया ना तो आप पात्र हो ही नहीं बिल्कुल। काउंसलिंग के अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत यदि किसी शिक्षण संस्था में कोई रिक्ति शेष रहती है तो रिक्ति का पोर्टल पर पाठ्यक्रम वार एवं शिक्षण संस्थावार का प्रकाशन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी जिस कॉलेज में भी सीटें खाली होगी ना तो उसका जो भी पोर्टल होगा, आपका साइट होगी, ठीक है, वहाँ पर आपको कॉलेज का नाम और कौन सा कोर्स में रही है, जीएनए में रहो, बीएससी में रहो, एएनए में रहो, उसकी पाठ्यक्रम होगा और सीटें कितनी है ये सब होगी, ठीक है। अब देखो, हाँ, इस चरण में अभ्यर्थी हेतु पंजीयन पुनः खोला जा सकेगा एवं पंजीयन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध क्रम में उनके विकल्प पोर्टल पर दर्ज करेंगे, चॉइस लॉक करेंगे, ठीक है, चॉइस फिल करके लॉक कर देना आप। अब क्या है, हाँ, ये असवाल भी आ गए हैं, अब देखो, ठीक है, थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। यहाँ पोर्टल पर कंप्यूटरीकृत प्रक्रम के माध्यम से रिक्तियों एवं पंजीकृत अभ्यर्थियों के विकल्पों का मिलान करते हुए वरीयता क्रम में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम विषय एवं शिक्षण संस्था विनिर्दिष्टित करते हुए आवंटन आदेश, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। ये टाइम पास है, कोई मतलब नहीं है, हम आशा वाले ये करते हैं। ऐसे आशा अभ्यर्थी जिन्हें न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो आरक्षण के लिए अरे होंगे। इसका मतलब इनको आरक्षण मिलेगा, 5 वर्ष का जिन्हें कार्य अनुभव होगा ना उनको आरक्षण मिल जाएगा एएनएम में, ठीक है, बिल्कुल। संस्था में प्रवेश के समय संबंधित नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो भी आप संस्था में हो ना वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अनुमति पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रवेश से त्याग पत्र, अब देखो
प्रवेश त्याग पत्र का मतलब क्या है पता है? जैसे आपको प्रवेश हो गया, फिर आप लेना नहीं चाहते, त्याग पत्र कैसे दोगे? काउंसलिंग के प्रथम चरण में प्रवेशित छात्र अंतिम चरण शुरू होने के 2 दिन पूर्व अपना त्याग पत्र ऑनलाइन संस्था स्तर पर दे सकेगा। अंतिम चरण के अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने की सुविधा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जिसको त्याग पत्र देना है ना, जैसे मान लो जिन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन के बावजूद आपको यदि त्याग पत्र देना है उस वो, जैसे मान लो कि इस कॉलेज में आपका क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है, ठीक है, आपको क्या हो गया, एडमिशन हो गया इस कॉलेज के अंदर, और आपको एडमिशन है वो लेना नहीं है, तो आपको इससे त्याग पत्र कहाँ देना होगा? जो पोर्टल होगा ना उसमें त्याग पत्र देना होगा, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। वरना जो अंतिम चरण के अंदर आपने चॉइस फिल किया, ठीक है, तब उसके बाद में आप ना तो त्याग पत्र दे सकोगे ना ही अन्य काम कर सकोगे, ठीक है, फिर तो आपको वो जकमा रखकर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या, हाँ, प्रवेश, देखो प्रवेश से त्याग पत्र की दिशा में जमा कराई गई शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि संबंधित संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट कटौती के उपरांत अभ्यर्थी को लौटाई जाएंगी, ठीक है। कुछ कटौती होगी, बाद में आपको जो भी आपने शुल्क दिया है वो वापस मिल जाएगा आपको। अब है प्रवेश का निरस्तीकरण। जैसे आपका प्रवेश है वो निरस्त कैसे कैसे हो सकता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रवेश का निरस्तीकरण संचालक नर्सिंग एवं चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रधान अध्यक्ष, ये सब छोड़ो, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की अर्हता, पात्रता, प्रवर्ग, मूल निवास आदि संबंधी जानकारी की असत्य पाए जाने पर संचालक नर्सिंग एवं चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं जो भी होगा ना निरस्त कर देगा। कैसे करेगा? आपका मूल निवास गड़बड़ है, प्रवर्ग गड़बड़ है, ठीक है, ओबीसी में हो, किस में हो, ठीक है, और पात्रता नहीं हो, अर्हता यानी कि जैसे आरक्षण में जो योग्यता मान लो, ठीक है, ये मामला, तब आपकी जो है वो एडमिशन रद्द हो जाएगा। उसके बाद में प्रवेश निरस्त करने का निर्णय लेने के पूर्व संबंधित छात्र को 3 दिवस का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका एडमिशन रद्द हो गया तो आपको 3 दिवस का, ठीक है, तीन दिन का, ठीक है, आपको कारण बताओ क्यों हमारा ये कर रहे हो, ये आपको जो आपके समक्ष उनको अपना रखना पड़ेगा पक्ष, ठीक है, जो भी आपका जो निरस्त करेगा ना एडमिशन, उनको वो कारण भी बताएंगे आपको। ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश उप नियम के अधीन निरस्त किया गया हो, वह नियम 2 के उप नियम के खंड में यथा उल्लिखित संचालक नर्सिंग एवं विभाग प्रधान स्वतः निरर्थित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये एडमिशन वाला ही करता है, वो अपने आप ही हो जाएगा वैसे, ठीक है। शिक्षण संस्थानों के लिए संचालक नर्सिंग एवं सह चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश बंधनकारी होगा, जिसके उल्लंघन की दशा में संचालक नर्सिंग एवं सह चिकित्सा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रधान अध्यक्ष मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। बंद पत्र भी कोई नहीं है, निर्वचन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नियमों की ये कोई कठिनाइयों को दूर किया जाना, ये सब आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैसे, जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि पाठ्यक्रम, जैसे मान लो आपके बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है, बीएससी नर्सिंग, क्या है, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना, न्यूनतम प्रतिशतता कितनी, जैसे जनरल वाला है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाला 50%, ठीक है, और अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45%, और अब देखो, अब ये सब आपको समझाएंगे, ठीक है। 40% वाला ये है कि जितने नंबर के आपके एग्जाम हुए ना, उसमें से 50% किसको, 50% उसमें से नंबर आपके किसके, जनरल वालों के 50% होना जरूरी है, 45% आपके जो भी आरक्षण वाला, दिव्यांग वाला वो है, ठीक है, और 45-40 ये सब क्या है, ये जैसे अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए 40% होना अनिवार्य है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये कोई भी नहीं है, ऐसे ही है। 12वीं कक्षा
भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45% से उत्तीर्ण हो। 45% ट्वेल्थ में आपके जरूरी है। कितने में? ट्वेल्थ के अंदर कितना होना? 45 होना। और 5% की छूट किसे मिलेगी? SC और ST वालों को। ठीक है, बिल्कुल। अब आयु मतलब आपकी 31 दिसंबर तक 17 वर्ष हो जानी चाहिए पूरी, उसमें कोई नहीं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का स्थान, मूल निवासी मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, और मेडिकल फिट होना चाहिए, यानी हेल्थ वाला वो। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको, मेडिकल से फिट है आप या नहीं है। जैसे वो होता है ना एक रोग जिसके अंदर हरा लाल में अंतर नहीं कर पाते हो आप, वर्णांधता हो गया कुछ भी। ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह जो भी होता है ना, वो आपको नहीं होना चाहिए रोग। ठीक है, अब है GNM के लिए। ठीक है, किसके लिए? GNM। ठीक, ये क्या कह रहा है देखो, GNM में GNM। ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना सेम टू सेम ही है। ठीक है, 50% होना चाहिए किसके लिए? अनारक्षित के लिए, और 45 किसके लिए होने? दिव्यांग के लिए, और 40 किसके होने? अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए। ठीक है, और 12वीं कक्षा में भी सेम ही है, 45% होना चाहिए। ठीक है, 5% की छूट किसे दोगे आप? SC ST और OBC को। आयु की भी सेम ही है, 17 वर्ष हो जाना चाहिए 31 दिसंबर। एक ही रहा है अपना जो ANM वाला है ना। ठीक है, सेम ही है, ऊपर वाला जो भी है ना, पढ़ लिया हमने। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों के लिए क्या है? हाँ, अब देखो न्यूनतम प्रतिशतता सेम टू सेम है, 50%, 45, 40 जो ऊपर पढ़े ना हमने ऊपर। ठीक है, वही सेम ही, ऐसे टाइम खराब करने से कोई नहीं है। ठीक है, 12th में 45 होने चाहिए, 5% की छूट दे देंगे आपको SC ST और OBC वालों को। ठीक है, और MSc में क्या है? हाँ, न्यूनतम सेम टू सेम ही है, 50% होने चाहिए, 45% किसके होने चाहिए? SC ST वालों के, दिव्यांग के लिए 5% की छूट दे दी जाएगी आपको, और SC ST OBC वालों को। ठीक है, ये भी सेम ही है। नेक्स्ट ये क्या है? ये है आरक्षण। ठीक है, ये क्या है? आरक्षण। आरक्षण का मामला क्या है ये देख लो। हाँ, SC को कितना आरक्षण है भाई? 16%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति को कितना है भाई? ST को 20%, OBC को 27% और EWS को 10%। इसका मतलब क्या है, समझे आप? बिल्कुल समझ गए। अब देखो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आरक्षण का क्या मामला है। जैसे मान लो कोई भी ये है, ठीक है, कॉलेज है, ठीक है, उसके अंदर आपके 100 सीटें हैं। ठीक है, 100 में से आपके 16 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन एडमिशन लेगा? SC का बच्चा। 20 पर लेगा ST का बच्चा, और 27 सीट पर लेगा कौन? OBC का बच्चा, और 10 सीट पर कौन लेगा? 10 पर लेगा आपके EWS वाला बच्चा। पीछे कितनी बची सीटें? जैसे 10 20 30, और 30 और 20 50, 50 और 10 60, और 60 और 10 70, 70 71 72 73 78। ठीक है, 78 सीटें बुक हो गई। ठीक है, ये आप गिनती और कर लेना, 78 ही हुई शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, वापस देख लो। जैसे इधर हम यदि बात करें तो ये ऐसे जोड़ कर लो आप कि 37 और 20 47, 57 और 60 13 73। हाँ, इतनी है। ठीक है, 80 सीट मान लो भाई। ठीक है, हमारे गिनती में सही रहेगा। 80 सीट मान लो कौन ले गए? ये सब आरक्षण वाले ले गए। पीछे बची 20 सीटें। ठीक है, 20 पर है ना UR वाला भी लेगा, लड़ेगा उतना और उतना। SC ST जितने भी जो बच्चे हैं ना सब लड़ेंगे। ठीक है, इस पर आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। ये चीज़ है आरक्षण वाला मामला, आप समझ गई? बिल्कुल। अब क्या है? श्रेणीवार आरक्षण क्या है? हाँ, महिला अभ्यर्थी है ना, ठीक है,
उसको पाठ्यक्रम जिसमें ये लागू है, समस्त जितने भी पाठ्यक्रम है बीएससी नर्सिंग जीएनएम वगैरह, उसमें सब में ही इसको आरक्षण है। महाविद्यालय जिनमें ये लागू है, महाविद्यालय कौन से, जितने भी जो है निजी हो, स्वशासी हो, शासकीय हो, कितने भी हो, ठीक है। और सीटों का कोई प्रतिशत यहाँ पर दिया गया नहीं है, यानी कि महिला को तो मिलेगा, दिव्यांग को भी समस्त में मिलेगा, और सभी में निजी स्वशासी सब में, ठीक है। और इसको कितना मिलेगा, 6% आरक्षण, ठीक है। और अब देखो 6% और निकाल लिया। स्वतंत्रता सेनानी वाले को बीएससी मिलेगा, जीएनएम में मिलेगा और एएनएम में मिलेगा, तीनों में मिलेगा, ठीक है। और ये किस में मिलेगा, स्वशासी और शासकीय, यानी गवर्नमेंट में मिलेगा, प्राइवेट नहीं मिलेगा, 3% मिलेगा इनको, ठीक है। और सैनिक वाले को सेम ही बीएससी जीएनएम और एएनएम वाले को जो भी ये 3 कोर्स है ना उसमें मिलेगा, और यही सेम ही है गवर्नमेंट वालों में, 3% आरक्षण इनको मिलेगा। आशा को एएनएम में मिलेगा सिर्फ, और केवल शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। और इनको 25% आरक्षण है भाई, कितने परसेंट, 25%, ठीक। दस्तावेज बिल्कुल। अब देखो, आप पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छाया, और जो भी आपने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया ना उसकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। सभी में ही चाहिए, जीएनएम हो, बीएससी हो, एएनएम हो, पोस्ट बेसिक हो, एमएससी हो, ठीक, सब में ही। प्रवेश पात्रता परीक्षा की अंक सूची, ठीक है, यानी कि रिजल्ट वाला सब में ही। और अर्हता परीक्षा की अंक सूची की मूल प्रति, यानी कि 12th की, ठीक है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए सब में ही। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जीएनएम की अंक सूची, एसएनआरसी का जीवित प्रमाण पत्र, शासन में परिवीक्षा अवधि, यस। जो भी जीएनएम की अंक सूची किस में होगी, पोस्ट बेसिक में होगी सिर्फ, ठीक है। और बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी की अंक सूची, और एसपीएनआरसी जीवित प्रमाण पत्र, ये किस में होगी, ये सिर्फ होगी आपके एमएससी के लिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्राप्ति, जो भी मूल निवास है ना वो सब में ही होगा। प्रवेश पात्रता परीक्षा के ठीक पूर्व का अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, आपकी वार्षिक आय कितनी है, ठीक है, इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा, ये ठीक है। वार्षिक आय का प्रमाण पत्र बनाओ आप। अभ्यर्थी के आधार कार्ड की छाया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी सब में। और आरक्षण का लाभ लेने तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, जो भी आप कमजोर हो या हेल्थ सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, उसके जो प्रमाण पत्र है ना वो सब में लाना है। नेक्स्ट है ये ठीक है। दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने वालों को मेडिकल बोर्ड द्वारा, हाँ दिव्यांग हो आप तो मेडिकल वालों से एक सर्टिफिकेट ले रहा हो, ठीक है, सब में ही, सब कोर्स में ही होगा। अब है संचालक द्वारा पोर्टल प्रदर्शित प्रपत्र निम्न दस्तावेज स्वशासी शासकीय शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी संस्थान में 1 वर्ष की सेवा शासकीय चिकित्सा में देने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न करने पर स्वशासी संस्था में राशि 2 लाख जमा करनी पड़ेगी। आपने जहाँ से वो की है ना ये नर्सिंग, उसमें 1 साल आप सेवा दोगे भाई, ठीक है। 1 साल यदि नहीं दी तो 2 लाख रुपया जमा करवा देना आप उसी में। छात्र छात्रा द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में, यदि मान लो आपने सीट ले ली, ठीक है, ये जैसे मान लो आपने सीट ले ली, ठीक है, और इसमें यदि आप और करवाना नहीं चाहते हो तो इस सीट के पैसे आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल। अब निजी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति में पाठ्यक्रम शेष प्रशिक्षण, हाँ यदि आप आधी साल के अंदर छोड़ते हो तो वो पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी, बिल्कुल। सैनिक श्रेणी का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमांडेंट द्वारा सेवानिवृत्त अथवा मूल सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि सैनिक वाले सिस्टम से हो तो आप वहाँ के जो भी सैनिक वाला मामला है ना वो सब आपको रेडी करना है, ये ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जो भी आपके जिला मजिस्ट्रेट है वो जारी करेगा, वो आपको लाना है। आशा अभ्यर्थियों के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी निरंतर 5 वर्ष कार्य, हाँ आशा वालों को जो भी आपका मेन है ना उससे 5 वर्ष का कार्य संपादन का प्रमाण पत्र आपको लाना है, तभी आपको आशा वाला आरक्षण मिलेगा, ठीक है। और बस हो गया अपना कंप्लीट, और ये था अपना जो भी राजपत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और
यदि ये समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट में बता देना, हम जो है ना, और जैसे ये तो ऐसे था, हम शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। तो ये तो बस राजपत्र था, आपको पता चल जाए, सबूत मिल जाए, वरना हम तो शॉर्ट में बता देते, ठीक है। तो यदि समझ में नहीं आया ना तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उसको शॉर्ट में और समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।